कृष्ण चंद्र की कहानी। उलझी लड़की काले बाल। बड़ी तरहदार कौवी थी। रंग बिल्कुल काला भी नहीं था, सिर्फ दाएं बाएं दोनों तरफ के पर काले थे, मगर परों के दरमियान उभरे हुए सीने और गर्दन तक का रंग जर्दी माइल सांवला था, जैसे यूपी की अक्सर औरतों का होता है। बड़ी बांकी छरैरी तर्रार कौवी थी। काएं काएं भी नहीं करती थी, बल्कि इसके बजाय क्यों क्यों कहती मालूम होती थी, जैसे मुझसे कोई सवाल पूछ रही हो। ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे ना आता हो। फिर मेरी बेबसी पर खुश होकर अपनी काली चंचल शोख निगाहों से मुझे देखती, अमलतास के पेड़ की टहनियों पर फुदकती। मैं लॉन में खड़ा डबल रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर घास पर फेंकता जाता। वो टुइंग टुइंग कर खाती जाती, और जब डबल रोटी खत्म हो जाती तो वो शुक्रिया अदा किए बगैर पर फैलाकर मगरिबी जानिब कहीं उड़ जाती, जहां जरूर कोई उसका आशिक रहता होगा। यूपी में आकर सांवले रंग की कशिश और जाज़बियत महसूस होने लगी है। इससे पहले जब कश्मीर में रहते थे तो सफेद रंग पर जान देते थे। आगे चलकर अगर कहीं जुनूबी हिंद में लंबे अरसे तक रहने का इत्तेफाक हुआ तो काला रंग भी आंखों को भाने लगेगा। दरअसल रंगों की मुनासिबत, पसंदीदगी और उनका इंतखाब बहुत कुछ जुग्राफियाई माहौल, आबो हवा, नस्ली रिवायत और किसी रंग से मानूस हो जाने पर मुनहसर है, वरना कोई रंग बदसूरत नहीं होता। काले बालों वाली उस सांवली को मैंने होटल के खूबसूरत बागीचे में चहलकदमी करते देखा था। सुबह का वक्त था, वो नंगे पांव घूम रही थी। लॉन की घास ने अपनी शबनमी पलकें उसके कदमों में बिछाई थीं। चलते चलते कुछ देर के लिए जब वो सर्व के पेड़ के पास रुकी थी तो सर्व ने भी उसके दिलकश दराज कद की दाद दी थी। आगे बढ़कर गुलाब की क्यारियों के करीब वो चंद लम्हों के लिए ठहरी रही, गोया सोच रही हो किस फूल को उठा के अपने बालों में लगा ले। एक से एक बढ़कर फूल अपनी खुशरंग तबस्सुम की अदा दिखाते हुए उसके बालों में जगह पाने के लिए बेताब थे, मगर उस लड़की ने मुंह फेर लिया और आगे चल दी। उसकी जबीं पर शिकन आ चली थी और उसकी त्योरी में एक अजीब गुरूर की अदा थी, और होठों के किनारों पर नखवत झलक रही थी, जैसे वो उन फूलों को भी खातिर में ना ला रही हो। मुझे खातिर में न लाने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। बागीचे में उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ एक माली था जो जर्द रंग का एक फटा नेकर पहने और अपने बाएं घुटने पर एक मैली सी पट्टी बांधे, हाथ में सूखी शाखों का एक लंबा सा झाड़ लिए यूकलिप्टस के गिरे हुए पत्तों को समेट रहा था। मगर माली तो कोई नहीं होता, और होटल का चौकीदार भी कोई नहीं होता, और बरामदे के करीब लकड़ी के कैबिन में सुबह सुबह बेड टी बनाने वाला छोकरा भी कोई नहीं होता। अलबत्ता अगर मैं उस वक्त बागीचे में होता तो उस उलझी उलझी लड़की की खुदाराई की धज ही कुछ और होती। मगर मैं तो अपने कमरे की खिड़की के पर्दे का एक कोना जरा सा हटा के उसकी निगाहों की जद से दूर उसे दूर से देख रहा था। इसलिए वो बागीचे में अकेली थी, और अकेले ही अकेले किसी को हद मुकाबिल या महवे तमाशा ना पाकर बागीचे के पेड़ों और फूलों से उलझ रही थी, और अपने हुस्न का उनके हुस्न से मुवाजना और मुकाबला करती जा रही थी। वो लॉन की घास को रौंदती हुई बागीचे में अंगूर की बेलों वाले कोने की तरफ बढ़ गई। यह होटल इससे पहले किसी अंग्रेज प्लांटर का बंगला था। जब शहर की आबादी बढ़ने लगी और कारखाने खुलने लगे और सिनती जिंदगी यूपी के इस छोटे से शहर में कदम जमाने लगी, तो बंगले के साहिब नजर मालिक ने इस बंगले को उम्दा 11 कमरों वाले होटल में तब्दील कर लिया। यह इस शहर का पहला होटल था और इसीलिए बहुत मकबूल था। इस होटल के साथ इस कदर खूबसूरत वसीओ अरीज बागीचा था, तकरीबन एक छोटे से बाग के बराबर, वरना होटल के बगीचे तो चंद गमलों, चंद पाम और चंद रंगीन छतरियों पर महदूद होते हैं, जिनके नीचे गाहक एक दूसरे से बोर होते हुए बियर पीते रहते हैं, और बिकनी पहने हुए अधेड़ उम्र की औरतें अपनी भद्दी टांगों की नुमाइश करती रहती हैं। उस अंग्रेज प्लांटर ने किसी जमाने में बाग के उस कोने में जहां वो लड़की खड़ी थी, अंगूर की बेलें लगाई थी। सुर्ख ईंटों के 6 सुतूनों का सहारा लेकर बेलें ऊपर बढ़ गई थी और अब फैलकर बाग की दीवार से जा लगी थी। अंगूर की बेलों के बड़े बड़े भद्दे जर्द रू खिजा रसीदा पत्ते नसीम सुबहगाही में दुआए नीम शबी के नाकाम तमन्ना की तरह लरज रहे थे। क्योंकि बंगले का अंग्रेज मालिक जा चुका था और नए मालिक को अंगूर की इन चंद बेलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, और बाजार में अंगूर 2 रुपए किलो बिक रहा है, इसलिए वो सब अंगूर की बेलें बाग के कोने में बेवा औरतों की तरह उकड़ू बैठी मसरूफे मातम थीं। लड़की ने उनकी तरफ एक तज़हीक आमेज निगाह डाली और आगे बढ़ गई। अब वो बागीचे के गिर्द खिंची हुई चौकोर रविश पर चल रही थी।
सीधी लकीर की तरह नहीं चल रही थी, बल्कि डोलती हुई अपने तमाम खतरनाक खमों की नुमाइश करते हुए चल रही थी। मुझे सीधी लकीर की तरह चलने वाली मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं हैं। मैं पुराने फैशन का आदमी हूँ, उलझी उलझी लकीरों वाली लड़कियां पसंद करता हूँ, जैसे फैला सीना, तंग कमर और फैले कूल्हे, जैसे सैंड ग्लास जिसके रेत के जर्रों के साथ साथ वक्त गुजरता है। सैंड ग्लास और औरत की जवानी में कोई मुशाबहत जरूर है। दोनों में वक्त के तेजी से गुजरने का एहसास होता है। दोनों की जाहिरी खासियत भी एक सी मालूम होती है। आजकल बहुत सी शराब की बोतलें भी इसी तरह की बनने लगी हैं। ऐसी बोतलों को देखकर औरतों के खम याद आते हैं, और ऐसी औरतों के खम देखकर शराब याद आती है। और दोनों को याद करके मुझे तिजारत के कुछ उसूल याद आते हैं, जिनका जिक्र अगर मैं इस कहानी में करूंगा तो इस बागीचे की नफीस नाजुक रूमानी फिजा उलझ उलझ जाएगी। वो लड़की अब अमलतास के पेड़ों के नीचे से गुजरती हुई यूकेलिप्टस के पेड़ों की तरफ जा रही थी, जो बागीचे के बिल्कुल आखिर में खड़े थे। मैंने उस होटल में कदम रखते ही यूकेलिप्टस के उन 3 पेड़ों को देख लिया था, जो 3 सहेलियों की तरह एक दूसरे के करीब खड़े थे। मैंने जानबूझकर दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सहेली का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूकेलिप्टस के पेड़ मर्द नहीं होते, औरतें होती हैं। औरत की तरह सर से पांव तक उनके जिस्म से खुशबू आती है। उनकी चिकनी सडोल शाखें देखकर जवान औरतों की बाहें याद आती हैं। उनके सब्जी माइल नीलगू पत्तों भरी शाखें देखकर औरतों के खुले बाल याद आते हैं। मगर मैंने यूकेलिप्टस के पेड़ों की निसाइयत और उनके छरारे बदन के शर्मीलेपन को कभी ऐसी वाज़ेह सूरत में महसूस नहीं किया था, जैसे अब उस वक्त महसूस किया, जब वो लड़की बाघ की रविश पर इठलाती हुई यूकेलिप्टस के उन 3 पेड़ों की तरफ बढ़ रही थी। और जब वो उनके पास जाकर रुक गई तो मुझे उसका वहां रुकना बहुत मुनासिब मालूम हुआ, जैसे उनकी चौथी सहेली आ गई और मंजर मुकम्मल हो गया। हर चीज उस बागीचे में पहले से मौजूद थी। सर्व खूबसूरत फूल, घास की पलकें, शबनम, यूकेलिप्टस की डालियों का हया आमेज तबस्सुम। मगर जिंदगी के पैकर के बगैर फितरत का कोई कोना मुकम्मल नहीं होता। ये बात उस लम्हे इंतहाई सादगी और इंतहाई वाज़ेह सूरत में मेरे सामने आई, और मैं अपना कमरा छोड़कर बाहर बरामदे से गुजरता हुआ बाग में आ गया। मुझे उस लड़की को यह हकीकत जरूर बतानी चाहिए, मगर अभी वो मेरी मौजूदगी से बेखबर रविश पर खड़ी ये सोच रही थी कि वो अपने बालों में क्या लगाए। अभी तक उसे अपने बालों में लगाने के लिए कोई शय पसंद ना आई थी, न चंपा, न गुलाब, न सर्फ के बारीक रेशों वाले निसाई पत्ते। कुछ भी तो उसकी नजर में नहीं जचा था, और अब बाग के आखिरी कोने तक वो आन पहुंची थी। देर तक वो वहीं खड़ी खड़ी होंठ चबाती रही, फिर उसका चेहरा एकदम रोशन हो गया। उसने यूकेलिप्टस की झुकी डाल से 2 पत्ते तोड़ लिए, लांबे मखरूती पत्ते, और उन्हें मोड़कर और अपने बालों से एक क्लिप निकालकर उनकी एक बो बना ली और उसे अपने बालों में टांक लिया। इस अरसे में मैं उसके करीब पहुंच गया और उसकी जुर्रत की दाद देने ही वाला था कि उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे औरतें छत पर चलती हुई छिपकली को देख लेती हैं। फिर वो जरा पीछे हट गई। एक सडोल बांह उठाकर उसने अपनी लांबी लांबी उंगलियों से अपने बालों को ठीक किया, यूकेलिप्टस की बो को संवारा और गर्दन उठाकर मुझसे निगाहें फेर कर सीधे लॉन को क्रॉस करती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। कव्वी बोली, क्यों क्यों? सहपहर में कैलूला करने के बाद जब मैं अपने कमरे से निकला तो वो बरामदे के बाहर लॉन में एक कुर्सी मेज बिछाए खत लिख रही थी, और उन लैंड लेटर्स के बहुत से कोरे वरक उसकी मेज पर रखे हुए थे। मालूम होता है बहुत आशिक हैं उसके, और कहां कहां फैले हुए हैं। वो खत लिखती जाती थी और बीच बीच में एक ग्लास पर झुककर प्लास्टिक की डंडी से लाइम जूस पीती जाती थी। फिर थोड़ी देर में उसका शौहर आ गया और दोनों बच्चियां आ गईं और एक रस्सी लेकर लॉन में फुदकने लगी। मियां बीवी किसी बात पर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बहुत खुश मालूम होते थे। लड़की ने अपने खत समेट लिए थे, शौहर ने चाय का ऑर्डर दिया, फिर अपने कमरे से जाकर टाइप राइटर उठा लिया। अब वो बोलता जाता था और वो लड़की खट खट टाइप करती जाती थी। टाइप करते समय उसके झूलते हुए बाल बहुत अच्छे लगते थे। कुछ ये बात भी थी कि 1 माह शदीद काम करने के बाद मैं इस खामोश छोटे से होटल में आराम करने की नीयत से आया था, इसलिए भी मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। अगले 2 दिन इसी तरह कभी दूर से कभी नजदीक से मुलाकात होती रही। ये तो हो नहीं सकता कि वो मेरी मौजूदगी से नावाकिफ थी, मगर अपने में किसी दूसरे की इतनी गहरी दिलचस्पी देखकर बहुत सी औरतें अजनबी और नावाकिफ बन जाती हैं। चुनाचे कभी बाहमी गुफ्तगू की नौबत ही नहीं आती।
مجھے دیکھ کر وہ اور بھی مغرور ہو جاتی اور ایک ادائے خاص سے منہ پھیر کر ایک ملکہ کی طرح شاہانہ انداز سے چلتی ہوئی میرے قریب سے گزر جاتی، جیسے میں کوئی مرد نہیں تھا، ہوٹل کے برآمدے میں کھڑا لکڑی کا کوئی ستون تھا۔ میں نے اس کی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دو تھیں اور اپنے آپ میں اس قدر مشغول تھیں کہ کسی طرح میرا نوٹس نہیں لے سکتی تھیں۔ وہ مجھ سے چاکلیٹ، مٹھائی، ٹافی یوں لے لیتی جیسے ان سب تحفوں کو کسی طاق سے اٹھا رہی ہوں، اور پھر خوش ہو کے کلکاریاں مارتے ہوئے شکریہ ادا کیے بغیر میرے کمرے سے چلی جاتی، گویا جو کچھ سلوک ان کے ساتھ میں نے کیا تھا وہ ان کا حق تھا۔ تیسرے دن صبح 11 بجے کے قریب جب میں اپنی کوی کو ڈبل روٹی کھلا رہا تھا، میں نے اسے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حسب دستور اس نے میرا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ آج انگوری رنگ کی بہت عمدہ ساڑی پہنے ہوئے تھی اور بالوں کو اوپر کھینچ کر اس نے اپنے سر پر احرام مصر کی یاد تازہ کی تھی۔ چہرے پر وہی فرعون نما نخوت تھی، جیسے ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ جوان عورتوں کی جوانی میں کچھ دن تو ضرور ایسے آتے ہیں جب اسے ساری دنیا اپنے قدموں میں محسوس ہوتی ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ برآمدے سے باہر اوپر کے لان میں آ گئی۔ بیرے کو بلا کر اس نے ایک میز کرسی بچھانے کا آرڈر دیا۔ اب عاشقوں کو خط لکھنے کا سلسلہ شروع ہوگا، میں نے کوی سے کہا۔ وہ بولی، کیوں؟ ممکن ہے تمہارے سوال کے اندر جو تشکیک چھپی ہوئی ہے وہ درست ثابت ہو۔ یہ عورت ممکن ہے اپنے عاشقوں کو خط نہ لکھتی ہو، بزنس کے خط لکھتی ہو۔ کیوں؟ کوی نے پھر کہا۔ اب ہر بات میں کیوں نہیں کہتے ہیں، میں نے کوی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بہت بری عادت ہے تمہاری، اس سے کلچر کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تمہیں کلچر کی سخت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا یوں کھلندڑے پن سے ہر روز مجھ سے ڈبل روٹی کھانا بہت کھلتا ہے۔ شریف لڑکیاں ایسے موقعوں پر شکریہ کے جذبے سے جھک کر آداب کرتی ہیں۔ تھینکس۔ کیوں؟ کوی عملتاس کے درخت کی ایک شاخ پر اپنی چونچ تیز کرنے لگی۔ اس نے گردن میں اڑا کر بڑی شوخی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لان کی گھاس پر پھینک دیا۔ کوی نے منہ پھیر لیا جیسے اسے ڈبل روٹی کے اس ٹکڑے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں ذرا سا گھوم کر چور نگاہوں سے اوپر کے لان میں بیٹھی ہوئی سانولی کو دیکھنے لگا۔ اتنی عمدہ ساڑی، اتنے عمدہ میک اپ وغیرہ کے باوجود جانے کیوں آج وہ مجھے کچھ اداس اور کھوئی کھوئی سی دکھائی دی۔ کیوں؟ کوی زور سے چلائی۔ میں نے دیکھا ڈبل روٹی کا ٹکڑا اس نے لان کی گھاس سے اٹھا لیا تھا اور اب عملتاس کے پیڑ پر بیٹھی ہوئی بڑے نخرے سے ٹوئنگ کر رہی تھی۔ دوسرے دن وہ مجھے دکھائی نہیں دی، میں نے سوچا چلی گئی ہوگی، مگر شام کو جب اس کی دونوں بچیوں کو لان میں رسی پھلانگتے دیکھا تو دل کو قرار سا آ گیا، یہی ہے۔ بیرا لڑکیوں کی اچھل کود کرنا ناپسند کر رہا تھا اور انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ بیرے کا یہ بدلا ہوا رویہ مجھے پسند نہ آیا۔ بیرے نے میری میز کو کپڑے سے پوچھتے ہوئے کہا، صاحب ان لڑکیوں کا باپ میم صاحب سے خفا ہو کے چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ کہاں؟ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا صاحب، راتوں رات ہوٹل کا بل ادا کیے بغیر کھسک گیا ہے، اور سنا ہے میم صاحب سے لڑ کر گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کوپر صاحب کی میم صاحب ہیں۔ کوپر صاحب فیلکو میں اچھی تنخواہ پاتے ہیں، گھوم کر فیلکو کمپنی کی بنائی ہوئی چیزیں بیچتے رہتے ہیں۔ سنا ہے یہ میم صاحب کبھی ان کی سٹینو تھیں، پھر بیوی بن گئیں۔ اس شہر میں جب بھی آتے ہیں ہمارے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو بل ان کی کمپنی سے وصول کر لینا، بیوی بچوں کو جانے دو۔ نہیں صاحب، ہمارا مینیجر صاحب بولتا ہے جب تک یہ لوگ بل نہیں دیں گے، صاحب آ کر بل ادا نہیں کرے گا، وہ ہوٹل سے ان کو نکلنے نہیں دے گا۔ میں نے کئی دفعہ ہوٹل کے مینیجر کو دزدیدہ نگاہوں سے اس سانولی کو تاکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے معاملے کا یہ پہلو بھی مجھے بہت پسند آیا اور دلچسپ معلوم ہوا۔ 4 دن اور گزر گئے، کوپر صاحب نہیں آیا اور سانولی بہت کم باہر نکلتی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی بہت کم کمرے سے باہر جانے دیتی تھی، مگر بچیاں تو آخر بچیاں ہوتی ہیں، وحشت زدہ ہو کر باہر آ جاتی تھیں کھیلنے کے لیے، جہاں سے میں انہیں چاکلیٹ کا لالچ دے کر اپنے کمرے میں لے آتا تھا۔ ایک 4 سال کی لڑکی تھی، دوسری 6 سال کی، چھوٹی کا نام میری تھا۔ میری اسکاٹ؟ میں نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، میری کوپر۔ اور یہ تمہاری بڑی بہن؟ یہ لیزا ہے، ایلزابتھ کوپر۔ 6 سال کی بڑی بچی نے کامل وقار سے اپنا نام مجھے بتایا۔ اور تمہاری ممی کا کیا نام ہے؟ کیتھی۔ ہاں کیتھی، ڈیڈی ایسا ہی بولتے ہیں۔ ہٹ، بڑی بچی بولی، ان کا اصلی نام تو کیتھرین ہے، پیار سے کیتھی بولتے تھے، جیسے مجھے لیزا کہتے تھے۔ تمہارے ڈیڈی کہاں گئے؟ میں نے سوال کے ساتھ ہی ایک بڑا چاکلیٹ پیش کیا۔ چلے گئے، میری نے چاکلیٹ قبول کرتے ہوئے کہا۔ کہاں چلے گئے؟ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، لیزا بولی۔ خط لکھ کر چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟
मेरी टॉफी खाते हुए बोली, अब हम पुलिस में जाएंगे। पुलिस में? हाँ, वो बच्ची कामिल मासूमियत से बोली। होटल का मैनेजर बोलता था, मैं तुम सबको पुलिस में ले जाऊंगा। कुछ देर तक मैं चुप रहा। दोनों लड़कियां बड़े मजे से टॉफियां और चॉकलेट खाती रहीं। फिर मैंने लीजा से पूछा, तुम्हारी मम्मी इस वक्त क्या कर रही हैं? रो रही हैं, वो बड़ी बेजारी से बोली। फिर टॉफी के डब्बे पर झुककर कहने लगी, एक टॉफी और ले लूं? कुछ देर सोचकर मैंने एक लिफाफे में 150 रुपए बंद किए और लिफाफे पर मिसेस कैथरीन कूपर लिखकर लीजा को वो लिफाफा देकर कहा, यह लिफाफा जाकर अपनी मम्मी को दे आओ। अभी। एक टॉफी और ले लें? मेरा ख्याल था वो लिफाफा पाते ही भागी भागी मेरे कमरे में आएगी। यह आपने क्या किया? मिस्टर मिस्टर मुझे सुरेश अस्थाना कहते हैं, मैं इंकिसारी से जवाब दूंगा। मगर मैं ये रकम आपसे नहीं ले सकती, मैं आपको जानती तक नहीं। जानने न जानने से क्या होता है, ऐसी मुसीबत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं दरअसल किसी खूबसूरत औरत को मुसीबत में देख ही नहीं सकता। उसकी पलकें झुक जाएंगी और वो कमजोर आवाज में कहेगी, मगर मिस्टर अस्थाना, मुझे सुरेश कहते हैं। सुरेश, मैं इस रकम को नहीं ले सकती। वो क्या कहेंगे? वो तो तुम्हें छोड़कर चले गए। मुझे तुम्हारी बच्चियों से सब मालूम हो चुका है, मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर तकरीबन सरगोशी की आवाज में कहूंगा, तुम्हारे होटल का बिल मैं अदा करूंगा कैथी, और किसी गरज के बगैर, सिले की तमन्ना के बगैर मैं ऐसा करूंगा। ओह सुरेश, तुम कितने अच्छे हो। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहेगी। उसका सर मेरे कंधे पर होगा, मेरा हाथ उसकी कमर में। आगे क्या मुश्किल है। बेगर्जी यूं पलक झपकते खुद गर्जी में ढल जाती है। मगर 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, वो नहीं आई। हैरत सी होने लगी। इंसानियत का तकाजा यह था कि वो मेरा शुक्रिया अदा करने तो आती। सहपहर में मैंने उसकी लड़कियों को लॉन में खेलते हुए देखकर पूछ लिया, लिफाफा मम्मी को दे दिया था? हाँ, दे दिया था। लीजा रस्सी पर उछलते उछलते बड़े इत्मीनान से बोली, मम्मी क्या कर रही है? गुस्ल कर रही है। गुस्ल कर रही है, फिर कपड़े पहनेगी, बाल बनाएगी, खुशबू लगाएगी, मेकअप करेगी। मैंने अपने दिल से कहा, बुद्धू, क्या वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने ऐसे ही इसी हुलिये में चली आएगी? और फिर लोगों के सामने वो क्यों तुमसे मिलने लगी? 10 बातें बनाने वाले मौजूद होंगे। शरीफ औरत है, समझदार औरत है। रात की तन्हाई में चुपके से तुम्हारे कमरे में आके शुक्रिया अदा करेगी। कल हम जा रहे हैं अंकल, लीजा बोली। डैडी ने रुपए भेज दिए हैं। मम्मी होटल के मैनेजर को डांट रही थी अभी। मैं मुस्कुराकर वापस अपने कमरे में चला आया। सरे शाम से उसका इंतजार किया, खाना खा के भी उसका इंतजार किया। आखिर दरवाजा जरा सा खुला रख के नाइट बल्ब जला के बिस्तर पर पड़ गया। आंखें दरवाजे पर लगी थीं और कान हर खफीफ आहट पर। रात भर उसका इंतजार किया, करवट बदल बदल कर उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई। उम्मीद मायूसी और हैरत झुंझलाहट में तब्दील होने लगी। जाग जाग कर रात आंखों में काट दी, पाँव फटने लगी। मैं अपने दिल को तरह तरह के हीले बहानों से समझाने लगा। आखिर औरत है, शर्मो हया रखती है, कैसे वो खुद तुम्हारे पास आ सकती थी? उसकी निगाहें ना उठती होंगी? और ये सोच सोच कर कि उसे एक मुकम्मल अजनबी से पैसे लेने पड़ रहे हैं, वो बार बार अपने ही दिल में शर्मिंदा हो जाती होगी। तुम्हें खुद उसके पास जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, आपको रकम मिल गई, यूं तारुफ हो जाता, बात से बात निकल आती। मैंने सुबह के खुशगवार उजाले में यूं सोचते हुए खिड़की के पर्दे का एक कोना हटाया। देखा तो वो लॉन के बाग के किनारे किनारे रविश पर एक आसमानी साड़ी पहने हुए मसरूफे गुलगश्त थी। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें किसी गहरी मुसर्रत से मुनव्वर थीं। मैंने अपने आप अपना तारुफ कराने का फैसला कर लिया और जल्दी जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर बाग की रविश पर हो लिया। वो यूकेलिप्टस के पेड़ों के करीब खड़ी बो बनाने के लिए पत्ते तोड़ रही थी। उसका नमकीन छरैरा बदन उस साड़ी में कितना मुनासिब मालूम हो रहा था। जब मैं बिल्कुल ही उसके करीब पहुंच गया तो वो मेरे पांव की आहट पाकर चौंकी। मुड़कर और घूमकर उसने इंतहाई संजीदा और ऊपरी अंदाज में मेरी तरफ देखा। फिर यूकेलिप्टस की बो अपने बालों में लगाकर उसने अपनी उंगलियों से बो को जरा सा थपथपाया और मुझसे कुछ कहे बगैर सीधे सपाट अजनबी अंदाज में सर उठाकर एक मगरूर अदा से मेरे करीब से गुजर गई। एक बार भी उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। कव्वी।